मेरा नाम जो है सन 2001 में, जैसा कि सभी को मालूम है, जो फूलन देवी थी उनके हत्या में मेरा नाम आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया था। असल बात ये है कि जो लोग वहाँ पे फूलन ने भेमाई कांड में मारे, उनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो डाकू था, ना ही कोई व्यक्ति बलात्कारी था। उनका फूलन के जीवन से, उसके डकैत होने से कोई भी लेना देना नहीं था। और इससे भी जो एक बात है जो आज तक मीडिया दिखाई नहीं पा रही है, वो ये है कि मरने वालों में सिर्फ ठाकुर लोग नहीं थे। मरने वालों में जो है एक दलित था जिसका नाम जो है वो राम अवतार भानक है, एक पिछड़े जाति से था जिसका नाम तुलसीराम मौर्य है, एक मुसलमान था जिसका नाम नजीर खान है। ये लोग मिस्त्री और मजदूर थे। तो मेरे जो वार्ड था, हाईरिस्क वार्ड, उसके अंदर कई आतंकवादी भी बंद थे, जो तालिबानी आतंकवादी भी वहाँ पर थे। आए दिन अखबारों में ये न्यूज़ आती रहती थी, कुछ सामाजिक संगठन आए दिन प्रदर्शन करते रहते थे कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है, उसको बेइज्जत किया जाता है और इसको वापस सरकार को भारत लाना चाहिए। राजा खान था, तो वो बोले कि भाई आपकी सरकार में इतना दम नहीं है कि वहां से 800 सालों के बाद कुछ ले आए, और आपके किसी व्यक्ति में भी इतना दम नहीं है, आप लोग तो आलू खाने वाले लोग हो। तो मैंने कहा कि भाई सरकार नहीं लाएगी तो हम लेकर आएंगे। तो उसने कहा कि वो लोग बोले कि पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, ये गजनबी के बारे में करोगे तो वहां पे मजार बनी हुई है, लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन आप उसको अच्छा नहीं मानोगे। तो अहमद शाह अब्दाली है, अहमद शाह अब्दाली की कब्र उस पर मैं गया, वहाँ पे जो बना हुआ है कंधार के अंदर, लोग जो है वहाँ पे मत्था टेकते हैं जाके। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही साइड के जो लोग हैं वो अपने अपना व्यक्ति को सही मानते हैं। तो हम ही एक ऐसे मूर्ख लोग हैं, हमारे देश के ऐसे इतिहासकार हैं जो अपने ही पूर्वजों को बिना वजह, बिना किसी कारण के अपमानित करते हैं, उनको नीचा दिखाने की। आक्रमणकारी थे, उन्होंने ये शब्द हमें दिया हिंदू, तो हिंदू कोई शब्द नहीं था पहले। हमारा धर्म भी हिंदू नहीं है, हमारा रिलीजन है सनातन। तो ये हिंदू शब्द तो मुश्किल से 1000-1200 साल पहले आया, जब मुसलमान आक्रमणकारी जो है पर्शिया की तरफ से आए, तो उन्होंने कहा भाई कहाँ चलना है लड़ाई करने, भाई वहाँ हिंदू कुछ पहाड़ी के पास चलना है, वहाँ कौन लोग रहते हैं, वहाँ हिंदू रहते हैं। नमस्कार, उधेड़बुन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उधेड़बुन में आज हमारे साथ जो शख्सियत हमारे साथ हैं, शेर सिंह राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है उधेड़बुन में। और थोड़ा मैं शेर सिंह राणा जी के बारे में और मैं जानकारी देना चाहूँगा। शेर सिंह राणा जी बहुत ही युवा काल से क्रांतिकारी विचारों के रहे हैं। आप सुप्रसिद्ध हिंदू नेता के रूप में आप स्थापित हैं, सुस्थापित हैं। आपने एक राजनीतिक दल भी बनाया है और उस राजनीतिक दल के बारे में बात भी करेंगे। आज जो मुख्य जो बिंदु हैं हम उधेड़बुन में लेना चाहते हैं कि आप का जो पूरा जीवन का कालखंड है उस पर एक फिल्म भी बन रही है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ऐसी शख्सियत शेर सिंह राणा, जिसको मीडिया ने भी जो तवज्जो देनी चाहिए थी, जो प्रमुखता देनी चाहिए थी, वो नहीं दी। हमारा दुर्भाग्य है मीडिया का। सबसे पहले हम अपने श्रोताओं को कुछ हम विजुअल्स, कुछ हम उनके चलचित्र, फोटो वगैरह कुछ हम आपको शेर सिंह राणा जी के विजुअल्स हम दिखाते हैं कि आप जान पाएंगे कि आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं वो शख्सियत क्या है, और आज हम उनके साथ बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं, किन गंभीर विषयों पर हम चर्चा करने जाएंगे। तो देखते हैं थोड़ा सा शेर सिंह राणा जी के बारे में कुछ विजुअल्स। पिस्टल चूम के माटी पैर धरा था धरती पे, शेर सिंह राणा न्यू चले, शेर चले जड़ू धरती पे। हाथ में पिस्टल चूम के माटी पैर धरा था धरती पे, शेर सिंह राणा न्यू चले, शेर चले जड़ू धरती पे। हाथ में पिस्टल चूम के माटी
चलो, ये अहमद शाह बाबा की मज़ार है, जिनका जन्म जो है 1728 में हुआ था और 1758 में पत्ती पत्थर की है। ये भी पहले पत्ती हुई ऐसे जूतियाँ जो है ये शाम को जो है ये सामने ये जो आला है ये तरीके से मारते हैं। उसके बाद जो है बंद है भाईजान, भाई जिहाद करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी। ये जूतियाँ भाई जिहाद करते हुए मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी, जैसे कि ये है, लेकिन लगभग 50 साल पहले तो तारीख बनी हुई है, कब ये पक्की बनवाई। ये जो बादशाह थे उन्होंने ये जियारत को जो आज यदि मीडिया में हम इस प्रकार की चीजों को अभी भी हम तटस्थता के भाव से देखेंगे तो रामधारी दिनकर जी की कुछ पंक्तियां हैं कि जो तटस्थ रहेगा, यानी कि जो आज भी इस मौके पे तटस्थ रहेगा वह एक पाप का भागी बनेगा। तो रामधारी दिनकर जी की चिंता और एक मीडिया की चिंता को रूपांतरित करते हुए आज का हम ये बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं शेर सिंह राणा जी के साथ। शेर सिंह जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपके जीवन के प्रारंभिक काल में, क्योंकि जो आप हैं कहीं ना कहीं उसके जो संस्कार मिलते हैं वो एक बाल्यकाल से मिलते हैं। इसके बारे में जरा आप बताएं, आपका बचपन कैसे जवानी तक आप किस प्रकार के वातावरण में आप यहाँ तक पहुंचे? जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बचपना कैसे रहा, तो मेरा जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ और मेरे माता पिता ने एक अच्छी शिक्षा मुझे दी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई मेरी सेंट गैब्रियल्स एकेडमी रुड़की, जो कि सबसे प्रतिष्ठित स्कूल हमारे शहर हमारे ज़िले में था, उसमें मेरी शुरुआती पढ़ाई हुई और सीबीएसई से 12th करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं देहरादून गया और देहरादून में मेरी ग्रेजुएशन हुई। और जब मैं अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में था तो तब मेरा नाम जो है सन 2001 में, जैसा कि सभी को मालूम है, जो फूलन देवी थी उनके हत्या में मेरा नाम आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया था। बचपने में एक अच्छा स्पोर्ट्समैन भी मैं रहा हूँ, तो फुटबॉल और क्रिकेट भी बहुत अच्छे से खेलते थे, एथलीट भी रहा हूँ। तो एक अच्छा बचपना ईश्वर ने, मेरे बड़ों ने मुझे दिया। और सन 2001 में जब मैं तिहाड़ जेल में पहुंचा, उसके बाद वहाँ पर जो समस्याएं आई या जो कठिनाइयाँ आई वो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि जेल में किस तरह की शेर सिंह जी, मैं एक आपसे दर्शकों की ओर से प्रश्न उठाना चाहता हूँ। मीडिया भी इस चीज़ को बहुत इन प्रश्नों से खुद बचता है, और या कहूँ तो सच बोलने के लिए भी साहस की जरूरत होती है। जो बेमही कांड हुआ था, बेमही कांड जो हुआ था, उस पर आपके मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, जिस समय बेमही कांड हुआ था तब मेरी उम्र मुझे लगता है कि 3 या 4 साल की रही हो। तो उस समय ना तो मैं इतना परिपक्व था कि भाई मुझे उसकी कोई नॉलेज हुई होगी, ना ही थी। ये जो बेमही कांड है इसकी जानकारी हमें जो है काफ़ी जब यंग एज में आ गए थे तब उसके बारे में इसकी जानकारी मिली। खासकर जो फिल्म जब आई थी बैंडिट कोई, तो
बड़ा खराब लगा ये बात देख के कि भाई जो फिल्म को देख के ऐसा लगा हमें कि भाई फूलन देवी के साथ बलात्कार हुआ और उनके साथ बहुत गलत हुआ, और मन में ये आया कि फूलन देवी ने बहुत सही किया, जिन्होंने उनके साथ बलात्कार किया तो उनको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए जैसी फूलन देवी ने उन लोगों को उनकी हत्या करके किया। लेकिन धीरे 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 जब हमने और जानकारी वहां से बटोरनी चाहिए कि भाई ये कैसे राजपूतों पे कलंक लोग थे कि एक महिला का जो है रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, परेशान करते हैं, तो जब वहां से हमने मालूमात करी और लोगों ने हमें बताया कि असल बात जो है वो ये नहीं है जिस तरह से आप लोग देखते ही हैं कि जो फिल्में हैं, फिल्मों में किसी का भी चरित्र जो है वो बढ़ा चढ़ा के या जिसके ऊपर फिल्म बनती है उसको सही दिखाने के लिए कभी कभी जो है हाँ फेक स्टोरी भी उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें भी यही चीज सत्यता जस्ट लाइक जैसे अभी ये फिल्म एक फ्लॉप हो गई शमशेरा, हाँ उसमें किस प्रकार से हिंदू कैरेक्टर्स को जी बदनाम करने का प्रयास। हाँ, तो जब उसमें सत्यता आई सामने तो वो ये थी कि जैसे अभी तक मीडिया में और तब फिल्म के बाद यही प्रचार किया गया कि भाई जिन ठाकुरों ने फूलन के साथ बलात्कार किया था उनको फूलन ने मार दिया, बदला ले लिया उनसे। लेकिन असल बात ये है कि जो लोग वहां पे फूलन ने भेमई कांड में मारे उनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो डाकू था ना ही कोई व्यक्ति बलात्कारी था। उनका फूलन के जीवन से, उसके डकैत होने से कोई भी लेना देना नहीं था। और इससे भी जो एक बात है जो आज तक मीडिया दिखाई नहीं पा रही है वो ये है कि मरने वालों में सिर्फ ठाकुर लोग नहीं थे, मरने वालों में जो है एक दलित था जिसका नाम जो है वो राम अवतार धानक है, एक पिछड़े जाति से था जिसका नाम तुलसीराम मौर्य है, एक मुसलमान था जिसका नाम नजीर खान है। ये लोग मिस्त्री और मजदूर थे। तो ये लोग उस दिन भेमई में जो है अपना किसी के यहाँ काम वगैरह करने के लिए गए हुए थे और जब फूलन ने निर्दोष लोगों को मारना शुरू करा तो ये भी उसका हिस्सा बन गए, इनको भी मार दिया गया। एक और मुस्लिम व्यक्ति था, उस समय उसकी 14 साल की उम्र थी, तो वो उसमें लाशों के नीचे दब के उसका जीवन बच गया था, वो इसमें विटनेस बना। एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम जो है सीता था, वो उस समय मात्र जो है 1.5 से 2 साल की थी, उसको फूलन ने गोद से, उसकी माँ की गोद से लेकर जमीन में पटक दिया था। तो ये सब चीजें जब मालूम हुई तो बड़ा दुख हुआ और फिल्म इंडस्ट्री वालों के ऊपर एक बड़ा खराब भी लगा कि ये लोग जो है बेवजह ही दो जातियों में या धार्मिक भावनाएं भड़काकर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए किस तरह से जो है नकली स्टोरी दिखाकर एक समाज को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसके बाद मीडिया ने खुद कोई फैक्ट चेक नहीं करा, लगातार यही जो है चीज दिखाते रहे कि भाई 22 ठाकुरों को मार दिया, 22 ठाकुरों को मार दिया। अभी मैं आपको बता दूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि अभी मुश्किल से थोड़ा दिन पहले ही जो है जो एससी समाज का जो ये राम अवतार धानक मैं बता रहा हूँ, तो ये इसके जो फैमिली है, इसकी फैमिली ने लखनऊ में जो SC/ST आयोग है उसके सामने पेश होकर इनके सारे भाई पेश हुए और एप्लीकेशन लगाई। और उसके बाद जो है जो नजीर खान का परिवार है और जो तुलसीराम मौर्य जी का परिवार है, उनके भी परिवार के लोग अल्पसंख्यक आयोग में और पिछड़े आयोग में पेश होकर इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन लगाई कि 31 साल हो गए भेमई कांड को, हमारे परिवार के लोग मरे, हम लोग गरीब लोग हैं, हमें किसी तरह का कोई मुआवजा नहीं दिया गया, हमें कोई जो है न्याय नहीं मिला। जबकि जो मारने वाले डाकू थे वो लोग जेल से छूट गए, वो लोगों को मुआवजा मिला जब वो सरेंडर हुए, फूलन देवी को नौकरी मिली, उसके भाई को, उनको जमीन मिली। तो डाकुओं को तो सरकार ने सारी चीज उपलब्ध कराई, लेकिन जो विक्टिम थे, जो दलित समाज के थे, जो पिछड़े थे, जो मुसलमान थे। शेर सिंह जी आपसे और पूछना चाहता था, पुलिस की FIR में हत्या में शामिल 2 लोग थे, सजा केवल आपको मिली, दूसरे व्यक्ति को बरी कर दिया गया। क्या ये आप कहीं राजनीति के शिकार तो नहीं हो?
देखिए, इसमें जो टोटल एक्यूज पुलिस ने बनाए थे वो 12 लोगों को बनाया था। और निचली अदालत में ये केस जो है ये करीब जो है 13 साल के आसपास ये केस चला, 13 साढ़े 13 साल। और जब लास्ट में फैसला आया तो 11 लोगों को एक्यूटल किया। ओके। मुझे अकेले को उन्होंने सजा दी, मतलब 10 लोगों को एक्यूटल किया। एक जो हम मतलब को एक्यूज था हमारा प्रदीप, उनकी जो है जेल में ही मृत्यु हो गई थी। हाँ, वो मतलब इतने टेंशन में वो आ गया था और इतना परेशान हो गया था। किसी बेगुनाह व्यक्ति को आप जेल भेजेंगे तो नेचुरल बात है, तो कोई आदमी सहन कर लेता है, परिस्थितियों को कोई आदमी नहीं कर पाता। तो वो लोग वो परिस्थितियों को नहीं सहन कर पाया, तो वो बीमार हुआ जेल में और उसको किसी तरह की रिलीफ नहीं मिली, तो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। और तो इसमें 10 लोग एक्यूटल हुए। मुझे अकेले को जो है इन्होंने जो निचली कोर्ट थी उसने मुझे कन्विक्ट किया था, लाइफ इम्प्रिजमेंट मुझे दी, जिसकी अपील हम लोगों ने हाई कोर्ट में, ऑनरेबल हाई कोर्ट में की हुई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे सभी लोगों को एक्यूटल किया गया नीचे से, बिल्कुल, तो मुझे भी विश्वास है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। और मुझे जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है, जो एक भगवान की तरह है हमारे लिए, वो हमें भी न्याय देगी। शेर सिंह जी, एक ये तो था आपका, आपके जीवन का ऐसा कालखंड जिसपे आप अभी तो ये न्यायालय में है ये विषय, लेकिन उस शेर सिंह राणा जो एक फूलन की हत्याकांड से जुड़ा हुआ नाम, एक शेर सिंह राणा वो जिसने हिंदू समाज के 850 वर्ष का कलंक धो ढाला, वो शेर सिंह राणा आज हमारे सामने है। और शेर सिंह राणा जी, मैंने ही नहीं, सभी जितने भी ये वीडियो वायरल हुआ जो आपने वहाँ काबुल से, काबुल था, क्या जगह थी वो, ये गजनी, हाँ गजनी से जो आपने जो पृथ्वीराज चौहान जी की और चंद्रबरदाई जी की समाधियों को, वो तो कब्र बोलते होंगे, समाधियों को आपने खोदते हुए आपने वीडियो भेजा था। वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ और वो वीडियो हम आपका इसमें हमने अभी शुरू में कार्यक्रम में दिखाया भी है। तो उसके बारे में पूरा मैं घटनाक्रम जानना चाहता हूँ कि इसका प्रारंभ या इसका जो बीजारोपण हुआ आपके मस्तिष्क में वो कब हुआ, कि आपको कैसे पता चला कि ये वहां पर पृथ्वीराज चौहान जी की वहां पर समाधि है, चंद्रबरदाई जी की वहां समाधि है, और आपको ये, आप कहाँ से इंस्पायर हुए, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, क्या क्या वो, इसको थोड़ा सा आप बताएं। जैसा कि मैंने अभी आपको जानकारी दी कि जब मैं सन 2001 में अपने अंतिम वर्ष में था ग्रेजुएशन के, तो मेरा नाम फूलन हत्याकांड में आया, जिसके कारण मुझे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेजा गया। वहां रहने के दौरान हाई सिक्योरिटी वार्ड में मुझे बंद किया गया था। तो वहां रहने के दौरान जो है हम लोग जब सुबह न्यूज़पेपर आते थे तो वो लोग एक साथ हम लोग पढ़ते थे। तो मेरे जो वार्ड था, हाई रिस्क वार्ड, उसके अंदर कई आतंकवादी भी बंद थे, जो तालिबानी आतंकवादी भी वहां पर थे। आए दिन अखबारों में ये न्यूज़ आती रहती थी, कुछ सामाजिक संगठन आए दिन प्रदर्शन करते रहते थे कि जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट हैं, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, उनकी समाधि अफगानिस्तान में है, उसको बेइज्जत किया जाता है और इसको वापस सरकार को भारत लाना चाहिए। तो इसी तरह की एक न्यूज़ जो है वो अखबार में एक दिन छपी थी, जिसमें सरकार से ये डिमांड की गई थी। तो हम लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो मैंने उसको खबर पढ़ के मैंने कहा कि भाई अब आप देखिएगा, ऐसे ऐसे इनकी समाधि वापस लेकर आएगी अटल बिहारी जी की सरकार, क्योंकि अटल जी का खुद भी बहुत जुड़ाव है। जब वो विदेश मंत्री थे तो एक बार वो पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि पर उन्होंने जाने का प्रयास किया था, गजनी वो गए थे, लेकिन उनको वहां की सरकार ने जाने नहीं दिया था। ये बात उन्होंने पार्लियामेंट में एज ए विदेश मंत्री बताई थी। तो मैंने कहा क्योंकि इनका खुद निजी जुड़ाव है तो ये इसको लेकर आ जाएंगे। तो जो कुछ आतंकवादी थे, उसमें जो तालिबानी आतंकवादी थे कुछ, उनका नाम गयूर खान, ताजा खान था, तो वो बोले कि भाई आपकी सरकार में इतना दम नहीं है कि वहां से 800 सालों के बाद कुछ ले आए, और आपके किसी व्यक्ति में भी इतना दम नहीं है, आप लोग तो आलू खाने वाले लोग हो।
तो मैंने कहा कि भाई सरकार नहीं लाएगी तो हम लेकर आएंगे। तो उसने कहा कि वो लोग बोले कि पहले आप तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, ये हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग यहाँ से नहीं निकल पाते, तो आप तो एक साधारण व्यक्ति हैं, आप यहाँ से नहीं निकल सकते। तो मैंने कहा यहाँ से भी निकलेंगे और अफगानिस्तान भी जाएंगे और इनकी वापस भी लाएंगे। तो फिर ये मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी कि मैं तिहाड़ से निकल पाता या अफगानिस्तान तक पहुंच पाता, लेकिन क्योंकि ये सब मेरे जो मुख से ये सारी बात जो है प्रभु निकलवा रहे थे, क्योंकि ऐसी उनकी इच्छा थी कि ये कार्य मेरे हाथों से हो, तो फिर खुद ब खुद ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते चले गए। वो लोग रोज मेरी मजाक बनाने लगे कि भाई राणा जी कब जा रहे हो अफगानिस्तान, कब जा रहे हो तिहाड़ से बाहर। तो फिर एक हमने थोड़ा प्लानिंग बनानी शुरू करी। कुछ शुरुआती जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई जेल से निकलने की, लेकिन सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से फरार हुआ और ये हमारे देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग मानी जाती है आज तक की। अच्छा। और तिहाड़ से निकलने के बाद जो है मैं एक पासपोर्ट मैंने बनवाया संजय गुप्ता के नाम से, और उस पर सबसे पहले मैं बांग्लादेश गया। फिर मैंने बांग्लादेश में जाके प्रयास किया कि भाई किस तरह से हम लोग जो है मैं अफगानिस्तान जा सकता हूँ, वीज़ा वगैरह का बंदोबस्त हो। तो काफ़ी प्रयास के बाद जो है मुंबई में इसकी अफगानिस्तान काउंसलेट थी, वहाँ से जाके मैंने वीज़ा प्राप्त किया और फिर मैं वापस दोबारा ढाका गया बांग्लादेश। वहाँ से दुबई होते हुए काम एयरलाइंस जाती थी, वहाँ से मैं काबुल पहुँचा और काबुल पहुँचने के बाद जो है फिर मेरा ये अभियान अफगानिस्तान का शुरू हुआ। जब आप यहाँ तक पहुँचे तो फिर आगे क्या हुआ? क्योंकि जो वीडियो देख रहे हैं तो वो वीडियो तो हमें बड़ा रोमांचित कर देते हैं, और जो भी दर्शक ने वीडियो देखा उसकी प्रतिक्रिया पहले भी हमें पता है, कई लोगों ने मुझे कहा, और मुझे इतना भी ध्यान है कि जब आप इस विषय में जब मैंने हम आपका वीडियो देखा, लोगों में चर्चा बनी। मैं सुदर्शन टीवी के साहित्य संपादक के नाते भी बात करी, और हमने सुदर्शन टीवी के भी इसको आपका ये वीडियो हमने चलाया था, तो काफ़ी लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। उसके बाद क्या हुआ जब आप वहाँ पर दुबई तक आ गए? जब मैं काबुल पहुँच गया दुबई से, तो फिर मेरा जो अभियान था वो था कि भाई सबसे पहले पृथ्वीराज चौहान जी की जो समाधि है उस समाधि स्थल को खोजना, और फिर खोजने के बाद जो है खुदाई करके उनके अस्थियों को वापस लेकर आना। तो शुरुआती जानकारी जो मेरे पास थी वो ये थी कि इनकी समाधि कंधार में है, और कहीं कंधार एयरपोर्ट के पास है, क्योंकि जब हमारे भारत का एक प्लेन हाईजैक हुआ था और उसको कंधार में रखा गया था, तो जो हमारे जसवंत सिंह जी जो उस समय विदेश मंत्री थे, उसको वो छुड़वा कर लाए थे और वो कंधार से ही उसको वापस लेकर आए थे। तो तब उन्होंने ही ये जानकारी दी थी कि हमारे ऐसे ऐसे जो महान पूर्वज हैं, सम्राट हैं, उनकी समाधि से छेड़छाड़ और उनके साथ बदतमीजी की जाती है जूते चप्पल मार के। तो मुझे लगा कि शायद कंधार के आसपास ही होगा, तभी ऐसी जानकारी उन्होंने दी। तो मैं सबसे पहले अगले ही दिन कंधार पहुंचा काबुल से, और कंधार में मैंने शुरुआत करी खोजने की। काफी दिन खोजबीन की, लेकिन कोई भी इस तरह की समाधि या कोई ऐसा स्थल मुझे नहीं मिला। फिर मैं अन्य जगहों पर गया। वहाँ पर आप जब अफगानिस्तान में कितने टाइम के लिए रहे? आप अफगानिस्तान कितना टाइम लगा आपको? मैं करीब 3 महीने अफगानिस्तान। 3 महीने। 3 महीने में एक हिंदू व्यक्ति, जहाँ पठान का भी नहीं बोला जाता, तालिबानी के बीच में 3 महीने बिताना, क्या आपने वहाँ की लैंग्वेज कुछ सीखी थी क्या? नहीं, लैंग्वेज वहाँ पे जो है पश्तो और फारसी बोली जाती है, तो लैंग्वेज तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सीख पाया। हाँ, थोड़ा होता काम चलाओ मैं थोड़ा सा बोल लेता था, लेकिन वहाँ पर जो हिंदी है, मतलब जो उर्दू है, वो सब लोग समझते हैं करीब करीब, क्योंकि पाकिस्तान से उनका काफ़ी ज़्यादा वास्ता है। तो उर्दू और हिंदी बोलने में एक समान है, लिखने में अलग है। तो
बात को समझने में या समझाने में इतनी समस्या शहरी कोई शक इलाके नहीं में हुआ नहीं है। लोगों को, वहाँ के लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं, शक तो देखिए, जब आप इंटीरियर प्लेस में जाएंगे, जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ के, तब तो बहुत खतरा है, खतरा था। और मतलब बहुत तरह के झंझट भी थे, लेकिन मैंने अपनी वहाँ पहचान बदल के मैं वहाँ पे रहा। और यही मैं बताता था, कोई पूछता था तो कि भाई मैं पाकिस्तान से आया हूँ, शादाब खान मेरा नाम है, और ऐसे ऐसे मैं डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ और मैं जो है गौरी डायनेस्टी पर इसको बना रहा हूँ। तो फिर करीब 1.5 महीना के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, उनकी जो समाधि है वो गजनी के पास एक जगह है, देयक, हाँ, वहाँ पे मौजूद है। फिर मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ के लोगों से बातचीत करी, वहाँ के इतिहासकारों से बातचीत करी, तो यही मालूम पड़ा कि ये जो देयक है, यहाँ पे हाँ, DEYAK, आज उसका नाम देयक है, और उसका पहले शायद ध्येय नाम था। वहाँ के लोगों का, आपके जब इतने 3 महीने लगभग आप रहे, वहाँ के लोगों, ये ठीक है कि जो वहाँ के गरीब जो के थे वो वहाँ पर उन्होंने किया, लेकिन वहाँ के लोगों का आपके प्रति, आप पाकिस्तान से हैं या जो भी हैं, आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा था? व्यवहार तो ठीक था, क्योंकि पाकिस्तान से तो उनका अच्छा रिलेशन है। बाकी अगर आप शहरी इलाके में जाएंगे, जैसे काबुल में, तो भारतीयों से भी उनका अच्छा रिश्ता है और अच्छे से व्यवहार करते हैं। अच्छा। हाँ, क्या है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात वहाँ करें, गुरुद्वारा भी है। हाँ, काबुल के अंदर एक गुरुद्वारा है और 2 बहुत ऐतिहासिक पुराने मंदिर हैं, और मैं दोनों मतलब सभी जगह पर मैंने विजिट भी किया था। गजनी में भी मंदिर था, गुरुद्वारा भी था, मैं वहाँ पर भी गया था। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो वो सब मैंने दिखाया हुआ है। तो वहाँ पर पाकिस्तानी ही बता के अपने आप को ज़्यादा लाभकारी था, तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे रहा। और जैसे मैंने बताया, 1.5 महीने के बाद मुझे मालूम पड़ा, तो मैं उस स्थल पे गया, देयक में। तो वहाँ पे लोगों से और इतिहासकारों से ये जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ 1000 सालों पहले तक यहाँ पे जो है जेल थी, जो कैसल ऑफ ने के नाम से प्रसिद्ध थी। इस कैसल ऑफ ने में पृथ्वीराज चौहान जी को अंधा करके रखा गया था। पृथ्वीराज चौहान जी से पहले भी इतिहासकारों के हिसाब से कई बड़े बड़े लोगों को वहां पर अंधा करके रखा गया था। मैं इसमें एक जानकारी आपको दूंगा कि आपने जो है इसका नाम सुना होगा, महमूद गजनवी का, जिसने सोमनाथ टेम्पल को लूटा था। तो महमूद गजनवी के 2 लड़के थे, महमूद और मोहम्मद। तो इनमें जब महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई, तो गद्दी को लेकर लड़ाई हो गई आपस में। तो जो छोटे वाला भाई था, उसने अपने बड़े भाई को, सगे बड़े भाई को अंधा करके इसी कैसल ऑफ ने में ही रखा था। और ये पृथ्वीराज चौहान जी के जेल में रखने से करीब कुछ 50-100 साल पहले की घटना है। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर जेल थी और इस जेल में अंधा करके रखने का भी कल्चर था। उसके बाद जो ये मोहम्मद गौरी जिसको हम बोलते हैं, असल में मोहम्मद गौरी कोई नाम नहीं है। ये लोग 2 भाई थे। बड़ा भाई था गियासुद्दीन गौरी, छोटे भाई का नाम था शहाबुद्दीन गौरी। तो इन दोनों भाइयों को भी इस जेल में 7 साल काटनी पड़ी थी। इनके जो सगे चाचा थे, उन्होंने इनको दोनों भाइयों को जेल में डाल दिया था। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं तो साक्षात ऐसा लग रहा है कि मैं शेर सिंह राणा को नहीं सुन रहा हूँ, मैं एक सुप्रसिद्ध इतिहासकार को सुन रहा हूँ। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ और मैं और भी इसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। फिर आगे क्या हुआ? जी देखिए, क्या है कि अभी जैसे कि एक मूवी आई सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तो उसमें भी क्या है कि थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से इसमें कुछ गलतियां की गई हैं। आपने इसको अपोज किया? देखिए, हमने मतलब फिल्म मेकर जो थे उनको एक लेटर लिखा क्योंकि था। जो चंद्रकांत त्रिवेदी जी हैं वो तो खुद ही अपने आप में बहुत बड़े शोधार्थी हैं। नहीं, ये देखिए, जो मैं जिन्होंने चाणक्य सीरियल बनाया, मैं इसमें आपके द्वारा, आपके चैनल के माध्यम से अभी तक ये किसी चैनल में नहीं दिखाया गया। मेरा किसी भी इतिहासकार से इस बात के लिए चैलेंज है कि वो इस पर मुझसे डिस्कस कर सकता है। अभी तक 3 तरह के इतिहास हैं।
एक जो हमारे भारतीय हिस्ट्री की किताबों में पढ़ाया जाता है, एक जो है जो पाकिस्तान वाले बताते हैं, और एक वो है जो कि मतलब जो ईरानियन हिस्ट्री है, पर्शियन हिस्ट्री। तो हमारा इतिहास सीधा बोलता है कि भाई अगर जो हमें हिस्ट्री की किताब में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जी और जो मोहम्मद गौरी, उनकी दो लड़ाई हुई 1191 और 1192, और उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना लिया गया और उनको वहां पे अंधा करके रख दिया गया। दूसरा पाकिस्तान है, वो बोलता है कि यही लड़ाई हुई जो दो, और पृथ्वीराज चौहान जी को यहीं पर खत्म कर दिया गया, और जो गौरी है उसको बाद में कई वर्षों के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर के पास जो है सिंध इलाका है, वहां पर उसकी हत्या हुई। जो मैंने जो आपको जानकारी दी वो जानकारी इसलिए मैच होती है कि देयक में अफगानिस्तान सरकार की जो ऑथराइज्ड है, वो जो शहाबुद्दीन गौरी है उनकी ऑथराइज्ड कब्र वो देयक में है। उस ऑथराइज्ड कब्र के बाहर दो मिट्टी की कब्र है, जिसके लिए वहां पे बताया जाता है कि ये वो उन लोगों की कब्र है जो कि वो काफिर लोग थे, और जो शहाबुद्दीन गौरी है उनकी कब्र के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ऐसा ये शहीद और गाजी है, ऐसा शेर कभी पैदा हुआ ना होगा। तो शहीद वहां पर उसको बोलते हैं जो किसी नॉन मुस्लिम मतलब काफिर के हाथ मरता है, और गाजी उसको बोलते हैं जो नॉन मुस्लिम्स को मारने वाला होता है। हाँ, नॉन मुस्लिम। तो उसमें साफ लिखा है उनकी कब्र के ऊपर कि ये गाजी और शहीद है। तो गाजी है और शहीद है, शहीद इट मीन्स कि वो किसी काफिर के हाथ मार रहा है। वहां के वो लोग कह रहे हैं कि ये जो दोनों कब्र है मिट्टी की, जिसके ऊपर जूते चप्पल मार के जिसका नागौरी है, हाँ, है ना, तो उनकी कब्र जो है उसके ऊपर जूते चप्पल रख देते हैं वो जब अंदर जियारत के लिए जाते हैं। तो नेचुरल बात है कि जब वो उसका अपमान कर रहे हैं तो वो उनका व्यक्ति तो है नहीं, वो ऐसा व्यक्ति है जिससे वो चिढ़ते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है, ये तो क्लियर हो गया कि किसी काफिर ने इनको मारा है और ये दोनों वही दो कब्रें उनकी हैं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी को वहां रखा गया कि नहीं रखा गया। तो उत्तर ये है कि जो शहाबुद्दीन गौरी है वो इतना बड़ा सुल्तान था, तो फिर एक जेल के अंदर उसकी कब्र क्या कर रही है। और शहाबुद्दीन गौरी के मृत्यु के बाद उस जेल का, उस जो कैसल ऑफ ने है उसका जो मतलब इतिहास है वो खत्म हो जाता है। उससे पहले का मैंने आपसे बताया कि जो महमूद गजनवी है उसके दोनों बच्चों की लड़ाई हुई, तो एक ने अंधा करके रख दिया। एक बहुत बड़े पर्शियन महमूद साद एक बहुत बड़े पोइट्री वाले थे, बहुत बड़े कवि थे पर्शियन के। तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो खुद 11 साल उस जेल में रहे हैं। तो इसलिए बिल्कुल कंफर्म है कि ये जो समाधि है पृथ्वीराज चौहान जी की, चंद्रवर्धन जी की, शहाबुद्दीन गौरी की, ये ओरिजिनल है, अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है। तो इसलिए ये कहना कि भाई उनको इधर मार दिया था, ऐसा कर दिया था। और एट लास्ट बात ये है कि अगर जो हमारा भारत देश में जो मान्यता है हम उसको मानेंगे, हम इतिहास को किसी दूसरे की निगाहों से क्यों देखें। हिंदी साहित्य में चंद्रप्रदायी जो है, जैसे रामधारी दिनकर को आधुनिक साहित्य में बहुत बड़े कवि के रूप में माना जाता है, ओज के जी, और उनके बारे में बोला जाता है कि नेहरू जी सीढ़ी से उतर रहे थे, लड़खड़ाए, तो दिनकर जी ने उनको संभाल लिया। उन्होंने बोला धन्यवाद दिनकर जी। उन्होंने कहा नहीं, जब भी देश की राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य ही तुम्हें संभालेगा, आपको सहारा देगा। वही चंद्रप्रदायी के बारे में, चंद्रप्रदायी ने जब इतनी बात, जब पृथ्वीराज चौहान जी को
अंधा कर दिया गया। और उस समय किस प्रकार से एक मौका आया, किस प्रकार से एक चतुर एक साहित्य धर्मी व्यक्ति ने बोला 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। यानी कि ऐसी प्रकार की जो सलाह देने वाला, मशवरा देने वाला दोहे के रूप में पृथ्वीराज चौहान, जो उनके मित्र भी थे, क्या थे, उनके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी चाहूँगा कि आपके पास इतनी विविध जानकारियाँ मिल रही हैं इतिहास के बारे में, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जो आपने ये दोहा अभी बोला, इस दोहे से ही हमें कुछ बातें समझने की जरूरत है। जब पृथ्वीराज चौहान जी को बंदी बना के इस कैसल ऑफ नी में रखा गया, तो ये जो शहाबुद्दीन गौरी है, उस समय असल में क्या है कि ये सुल्तान नहीं थे। असली सुल्तान जो है, जो इनके बड़े भाई थे, जिनका नाम मोहम्मद गियासुद्दीन गौरी है, वो सुल्तान थे। और वो हेरात एक जगह है, हेरात की गद्दी से वो जो है संचालित करते थे इस पूरे क्षेत्र को। और ये एक तरीके से इनका कमांडर इन चीफ था, जो छोटा भाई था, सगा भाई। तो हुआ ये होगा कि जब 1192 में 1191 में जब युद्ध हार गया शहाबुद्दीन गौरी, तो पृथ्वीराज चौहान जी ने जब बंदी बना लिया, तो उन्होंने कहा कि भाई अब बताओ तुम्हारे साथ क्या करें। तो ये शहाबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज जी से बोला कि मैं तो सिर्फ एक कमांडर हूँ, जो मेरे सुल्तान है, जो कि मेरे बड़े भाई हैं, मैं तो उनका आदेश फॉलो करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो मैं आज के बाद यहाँ नहीं आऊंगा, और मैं अपने भाई से को भी समझाऊंगा कि भाई इनसे लड़ाई ना लड़ी जाए। तो पृथ्वीराज चौहान जी ने उसको यही सोच के माफ किया कि भाई ये तो एक अदना सा इसका कमांडर है, ये सुल्तान तो है नहीं, और मैं सम्राट हूं तो मुझे सम्राट से ही वो करनी चाहिए। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अगले वर्ष फिर से वो 1192 में फिर से वो युद्ध करने आया और धोखे से इनको बंदी बनाकर अपने साथ ले गया और कैसल ऑफ नीम में अंधा करके रख दिया। जो चंद्र बरदाई जी हैं, युद्ध के बाद वो कुछ वर्षों तक उन्होंने अपने आप को छुपा लिया अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय माहौल बहुत खराब हो गया, हत्याकांड होने लगे, मारकाट मच गई। तो उन्होंने कुछ वर्षों तक अपने आप को छुपा के रखा। कुछ वर्षों को छुपाने के बाद जो है 1192 से 1200 जब आ गया, करीब 10-11 साल के बाद, उन्होंने वो अफगानिस्तान गए और उन्होंने वहां जाके जिस प्रकार से भी ये पता कराया कि भाई क्या स्थिति है सम्राट की, तो उनको वहां से ये जानकारी मिली कि सम्राट जो है जेल के अंदर है और वो जो है उनको अंधा करके रखा हुआ है। तब जो भी उन्होंने अपने सद्बुद्धि से जो है पता किया, उस पृथ्वीराज जी से मिले, बातचीत करी, और जो सुल्तान था उसको जो है उन्होंने इस चीज के लिए मनाया कि भाई क्यों ना इनका जो है एक प्रतियोगिता कराई जाए, और इस प्रतियोगिता में जो है आप जो है शब्द वेदी बाण को चलाने की विद्या देखो। तो जो मुझे लगता है, जो मुझे मेरा दिमाग बोलता है इतिहास के हिसाब से, कि क्योंकि जो चंद्र बरदाई जी हैं उन्होंने बोला है 4 बास 24 गज अष्ट अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो इसका मतलब है कि वो सुल्तान के बारे में बता रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने ये जो मोहम्मद गौरी जिसको हम बोलते हैं, जो शहाबुद्दीन गौरी है, इसको नहीं मारा है। पृथ्वीराज चौहान जी ने, जो कि उसका बड़ा भाई है, उसका जो असली सुल्तान था उसको, क्योंकि देखिए जब चंद्रबरदाई जी गजनी पहुंच गए और उनको मालूम पड़ गया, तो जिसने अटैक किया है, जिसने लड़ाई लड़ी है, तो चंद्रबरदाई जी उसको जाके अगर समझाएंगे तो वो तो उनको मार देगा, वो उनकी बात क्यों सुनेगा। तो हुआ ये कि जब इनको पता चल गया कि भाई ये जेल में है, तो वो हेरात गए, जहां पे ये जेल थी वहां से ये जो हेरात है करीब 1000 किलोमीटर दूर है।
वहां पे वो सुल्तान बैठता था जो इसका बड़ा भाई था। तो सुल्तान को जाके उसने बताया, सुल्तान ने पृथ्वीराज चौहान जी को देखा नहीं था, उसको ज्यादा जानकारी भी नहीं थी। तो जब उसको बताया कि भाई शब्द वेदी बाण है और आपके भाई ने आज से 12-13 साल पहले, क्योंकि तब 1203 में ये घटना है, तो उन्होंने वहां जाके उसके भाई को, सुल्तान को समझाया। तो सुल्तान ने सोचा कि भाई एक अंधे व्यक्ति को 1000 किलोमीटर लाने से या बुलाने से अच्छा है क्यों ना मैं खुद ही गजनी की तरफ चलूं और थोड़ा सा मैं जो है अपने क्षेत्र भी देख लूंगा सुल्तान होने के नाते, और जो है ये शब्द वेदी बाण की प्रतियोगिता भी देख लूंगा। तो वो वहां से आया और उसने आदेश करा और फिर ये शब्द वेदी बाण का उपयोग करके उन्होंने ग्यासुद्दीन को शायद मारा, ऐसा मुझे लगता है। और ये 1203 की एक घटना है, क्योंकि ग्यासुद्दीन 1203 में उनकी मृत्यु है और 1206 में जो है वो जो शहाबुद्दीन गौरी है छोटे वाला भाई, उसकी मृत्यु है। तो कुछ लोग जो हमारे देश में भी इस बात के लिए पजल्ड रहते हैं कि भाई पृथ्वीराज चौहान जी 1192 में ही उनका अंतिम समय है, तो वो गलत है। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ शेर सिंह जी, आपकी इस सोच के पीछे कौन था? पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाने, अगर मैं स्पष्ट पूछूं तो आपके माता पिता के दिए हुए संस्कार या कोई हिंदू शौर्य का भाव, क्या? देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद इसमें मेरे जो माताजी हैं उनकी बहुत अग्रणी भूमिका रही होगी, क्योंकि सामाजिक रूप से उन्होंने हमें संस्कार दिए और जो हमारे महापुरुष हैं, जैसे कि आज कई माता पिता करते भी हैं कि अपने बच्चों को महापुरुषों के बारे में बताते हैं, तो चाहे वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी हों, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हों, तो मुझे अच्छे से याद है जब जसवंत सिंह जी वहां से वापस आए कन्नौज से, तो तब आए दिन टीवी में ये न्यूज चलती थी भाई पृथ्वीराज चौहान जी की वहां पे समाधि है और उनका अपमान ऐसे ऐसे 800 सालों से किया जाता है। तो तब जैसे घर में टीवी देखते हुए हमारे माताजी ने, हमारे पिता ने कहा कि भाई देखो कितना खराब है और ये हमारे महान पूर्वज हैं और इनका अपमान तो पूरे देश का अपमान है। एक चीज मैं पूछूं, क्योंकि मैं उस शेर सिंह राणा से मिल रहा हूँ, मैं उस शेर सिंह राणा से नहीं मिल रहा जो हत्या आरोपी है। मैं एक शिक्षाविद, इतिहासविद शेर सिंह राणा से बात कर रहा हूँ, हिंदू शिरोमणि से बात कर रहा हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये जो चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो, महाराणा प्रताप हो, चाहे हमारे जितने भी शौर्य पुरुष हैं, उनके बारे में भारत की जितनी भी पाठ्य पुस्तकें हैं हमारी एनसीईआरटी की, उसमें उनका गलत चित्रण है। उसके बारे में आपको क्या लगता है, इसमें बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे बताया कि इतिहास को हम दूसरे की निगाह से क्यों देखेंगे, हम अपने देश के इतिहास को जानना चाह रहे हैं तो हम अपने ही लोगों की निगाह से देखें उसको। और क्योंकि अभी जो इतिहास की किताबों को जो गलत उसका जो चरित्र पेश किया गया, वो उसका कारण है कि उन्होंने उसको, देखिए हमेशा जब युद्ध होता है तो दो साइड होती हैं और आप हमेशा देखिएगा कि दोनों ही साइड वो सही होती हैं उनके नागरिकों के लिए। अगर आज आप चंगेज खान के बारे में जाके मंगोल में बात करोगे तो उसके स्टैचू लगे हुए हैं, वो कहते हैं ये सबसे महान पुरुष है। अगर आप जो गजनवी के बारे में करोगे तो वहां पे मजार बनी हुई है, लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन आप उसको अच्छा नहीं मानोगे। तो अहमद शाह अब्दाली की कब्र उस पर मैं गया, वहां पे जो बना हुआ है कंधार के अंदर, लोग जो है वहां पे मत्था टेकते हैं जाके। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ही साइड के जो लोग हैं वो अपने अपना व्यक्ति को सही मानते हैं। तो हम ही एक ऐसे मूर्ख लोग हैं, हमारे देश के ऐसे इतिहासकार हैं जो अपने ही पूर्वजों को बिना वजह, बिना किसी कारण के अपमानित करते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं पूछना चाहता था कि राजपूत समाज निरंतर एक स्वर्ण आयोग गठन की मांग करता रहा है और काफी प्रदर्शन भी हुए हैं। हमारे साथ
आपके टीम के ही कुलदीप सिंह तोमर जी भी उपस्थित हैं। कुलदीप तोमर जी ने भी इस मांग को काफ़ी राज्यों में पैदल यात्रा पद यात्रा भी की और हिमाचल सरकार से इसकी मांग भी की थी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है कि स्वर्ण आयोग का गठन होना चाहिए क्या? देखिए, ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो देश है वो 4 डिवीजन में बटा हुआ है। एक है आपके SC ST, एक है OBC वर्ग, एक है जनरल वर्ग और एक है अल्पसंख्यक वर्ग। अल्पसंख्यक में वो सभी लोग आ जाते हैं जो नॉन हिंदू हैं, तो उनका एक आयोग बना हुआ है, अल्पसंख्यक आयोग। एक विंग जो SC ST है उसके भी SC ST आयोग बना हुआ है और पिछड़ा आयोग भी बना हुआ है। तो फिर जो देश की कम से कम भी ज्यादा नहीं तो 25% जो हिस्सा है आबादी है, तो जो स्वर्ण जाति है उसमें चाहे कोई वैश्य समाज का हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई कायस्थ हो, कोई जो है राजपूत समाज का हो, और भी अन्य समाज के लोग इसमें आते हैं। हर जाति हर धर्म में गरीब और अमीर लोग हैं। तो स्वर्ण जाति के भी लोग बहुत बहुत गरीब हैं, बहुत उनको भी समस्याएं हैं, अनेक तरह के उनके साथ भी जो है नियम कानून का उल्लंघन होता है। तो मुझे लगता है कि बिना देरी के स्वर्ण आयोग का गठन करना चाहिए। ये तो एक सरकारी संवैधानिक वो बनेगा, तो जिसको समस्या होगी तो वहां पर बताएगा। हाँ, ये कोई आरक्षण नहीं है जो सरकार को इसमें समस्या हो, कुछ दिया, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि नौकरी दी जा रही है। जैसे अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, फूलन देवी हत्याकांड का मैंने बताया। इस हत्याकांड में 17 ठाकुर मरे हैं, दलित भी मरे हैं, पिछड़े भी मरे हैं और मुसलमान भी मरे हैं। तो दलित जो व्यक्ति है जिसका नाम जो है राम अवतार धानक है, उसने अपनी एप्लीकेशन लगाई SC ST आयोग में। जो ये तुलसीराम मौर्य हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो इन्होंने लगा दी पिछड़े आयोग में। और जो नजीर खान है वो मुस्लिम है, वो उसके परिवार के व्यक्तियों ने लगा दी अल्पसंख्यक आयोग में। तो बेचारे ठाकुर कहाँ जाएं? भाई, उनको न्याय नहीं मिल रहा। तो उनको 31 साल हो गए, तो वो उनके लिए भी अगर कोई आयोग बन जाए तो वो भी वहां जाके बोल दें कि भैया हमें बिल्कुल दो। एक प्रश्न शेर सिंह जी, एक नया विवाद देखने को मिलता है जिसमें राजपूत और गुर्जर समाज में एक विवाद को जन्म दे दिया, जिसके तहत राजपूत कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो थे वो राजपूत थे, कोई कहते हैं गुर्जर थे। जबकि होना ये चाहिए और वास्तविकता तो ये है कि उन्होंने जो उनका शौर्य था वो थे हिंदू सम्राट, हिंदू और अंतिम हिंदू सम्राट थे। हिंदू सम्राट को हम राजपूत और गुर्जर में हम जब डिवाइडेशन देखते हैं तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इसमें एक बात पहले क्लियर करूंगा। ये जो शब्द है हिंदू, ये शब्द ही एक्चुअली में देखिए थोड़ा गलत है। ये हमें अपमानित करने के लिए जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने ये शब्द हमें दिया हिंदू। तो हिंदू कोई शब्द नहीं था पहले। हमारा धर्म भी हिंदू नहीं है, हमारा रिलीजन है सनातन। तो ये हिंदू शब्द तो मुश्किल से 1000-1200 साल पहले आया, जब मुसलमान आक्रमणकारी जो है पर्शिया की तरफ से आए। तो उन्होंने कहा भाई कहाँ चलना है लड़ाई करने? भाई वहाँ हिंदू कुछ पहाड़ी के पास चलना है। वहाँ कौन लोग रहते हैं? वहाँ हिंदू रहते हैं। तो उन्होंने ये शब्द हमें दिया, हमारा ये शब्द नहीं है। तो एक तरीके से ये तो हमारे अपमान करने का शब्द है। हमें अपमान करने के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू लोग हैं, ये लोग जो है मतलब जानवरों जैसे हैं, है ना, ये लोग, इनको मारा जाए, इनको काटा जाए। तो ये कहना कोई हिंदू तो मैं अच्छा शब्द नहीं मानता। अब आ जाइए आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर। हमारे यहाँ सनातन धर्म है और सभी को काम के अनुसार जातियां यहाँ पर डिवाइड करी गई थी। और इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है वो हजारों वर्षों से चलता आ रहा था। पृथ्वीराज चौहान जी को क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज बोलता है कि भाई वो राजपूत कुल में जन्मे, और जो गुर्जर भाई हैं वो बोलते हैं भाई वो हमारे पूर्वज हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो गुर्जरों के भी पूर्वज हैं। और कोई अन्य भी हो सकता है जो मुस्लिम, अभी कई मुसलमान भाई हैं जो चौहान लिखते हैं,
अगर कोई बोलते हैं कईयों ने कहा हाँ है वो, ये रियलिटी है ना। मैं अभी आपको इसको उदाहरण के साथ समझा देता हूँ। मान लीजिए आज कोई लिखता है कि भाई मैं शादाब चौहान हूँ और पृथ्वीराज चौहान मेरे मैं उनके वंशज हूँ और वो मेरे पूर्वज हैं, तो वो सच बोलता है। कैसे बोलता है? पृथ्वीराज चौहान जी हुए, पृथ्वीराज चौहान जी तो खुद राजपूत ही हैं। जो अपने को अपना बताते हैं, ये हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हमारे सादाब चौहान बताते हैं, ये हमारे जी जी पृथ्वीराज चौहान जी हमारे वंशज हैं, हम उनके परिवार से हैं जी। क्या शेर सिंह राणा जी, आप और आपकी पार्टी, आपकी मैं पार्टी पे भी आऊंगा जी, आपकी पार्टी और आप एक शेर सिंह राणा इस और प्रयासरत हैं कि वो जो सादाब चौहान फिर श्री राम चौहान बन जाए? देखिए क्या हुआ वो, और ये बोलते क्यों है? देखिए 800 साल हुए इसमें मैं जो हाँ, प्रश्न नहीं, पूछा, मैं वही बता रहा हूँ कि हमने इस बारे में उन लोगों से बातचीत की। उन लोगों को ये कहना है, और इसमें काफी क्योंकि जो भाट होते हैं, भाट को पूरा इतिहास मालूम होता है। हमने भाटों से भी बात करी। अगर आप जाएंगे किसी भी क्षेत्र में तो वहां पर सेम टाइटल के राजपूत, हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत दोनों मिलेंगे। जैसे 60-84 में आप जाइए तो वहां पर आपको आदिल सिसोदिया भी मिलेगा और जो है आपको कुलदीप सिसोदिया भी मिलेगा। नहीं, मेरे प्रश्न तो वही मैं बता रहा। तो हमने उनको कहा कि भाई क्यों ना आप जो है अब इसमें आप आइए। तो उनका ये कहना है कि देखिए जो मतलब रिलीजन है, हमें अपने रिलीजन में कोई कमी ऐसी दिखती नहीं है। हो सकता है हमारे किसी जो 200 साल पहले, 500 साल पहले जिस पूर्वज ने भी, भाई मान लीजिए 2 हिंदू भाई थे, एक ने रिलीजन चेंज कर लिया, अब कई पीढ़ियां आ गई उसके नीचे, वो मुस्लिम ही चलती चली गई। तो अब उसने किस रीजन से बदला था, क्योंकि कई रीजन थे। कईयों का कहा है कि भाई डर के मारे, कईयों ने अपनी इच्छा से, कईयों ने लालच से, कईयों ने जो है उन्होंने गलती से मान लो झूठा पानी पी लिया तो ब्राह्मणों ने कहा भाई ये दोबारा बन नहीं सकता। मतलब कई उसमें वो रहा होगा सर्कमस्टेंसेस, लेकिन कुछ भी रहा हो, आज के वो उनका ये मानना है कि भाई हमें अपने जो ये रिलीजन है इसमें कोई समस्या नहीं दिखती। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि कई लोग हिंदू या मतलब सनातन धर्म को मानते हुए भी आज जो है साईं बाबा के पीछे लगे हुए हैं। आप उसको कहोगे तू साईं बाबा को क्यों मान रहा, तो उसके पास कोई जवाब नहीं है, कहेगा जी मैं मान रहा, जबकि साईं बाबा तो मुसलमान ही है। तो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी कई बाबाओं को मानने लगते हैं, दरगाहों पे जाते हैं। तो जब तो उसको मान लीजिए ये धार्मिक एक ऐसी चीज है कि जिसको जो पसंद है मेरी नजर में उसको वो मानने देना चाहिए। एक्चुअली में अगर देश की तरक्की करनी है तो इंसान को अच्छा होना चाहिए। शेर सिंह जी, मैं इसमें ये पूछ रहा हूँ कि वो तो आपने जो बात कही ना कि ये आपका एक शोध का विषय है या हिंदू शब्द पे भी, और दूसरा ये कि जिसको हम घर वापसी की बात करते हैं उस पर भी आपने अपने विचार रखे। अभी एक राजपूत समाज का एक बच्चा जो है निशांत राठौर, उसकी निर्मम हत्या की। केवल उसका एक दोष ये था, उसने नुपुर शर्मा के ऊपर एक पोस्ट साझी की थी, और जिस प्रकार से राठौर साहब के उनके पिता को एक मैसेज भेजा गया, राठौर साहब आपका बेटा बहुत बहादुर था और लेकिन उसने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की है, सरपंच से जुड़ा। ये आपके केवल ये आपके समाज की बात नहीं, क्या इस प्रकार के चाहे जो सरपंच से जुदा जो ये एक सरिया कानून चल पड़ा है, इसके बारे में आपकी क्या है? मैं इसका उत्तर आपको हंसी के माहौल में देना चाहता हूँ, लेकिन उत्तर भले ही हंसी के माहौल में है लेकिन बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि हम लोग जब मैं जेल में था तो हमारी रोज आए दिन वहां पर आपस में बातचीत बहस होती थी। टेररिस्ट थे वहां पर, आतंकवादी, हाँ, उनसे हमारी बहुत बातचीत होती थी। तो मैं उनको एक बात बोलता था कि अगर सत्ता मेरे हाथ में आए, शेर सिंह राणा प्रधानमंत्री बने, तो जो भी हमारे मुस्लिम भाई जो ये चाहते हैं कि भाई इस्लामिक कंट्री बने या इस्लाम का वो हो, तो मैं यहाँ पर उनके लिए
इस्लामिक तौर पे जो है कानून, जो शरिया कानून होता है, तो उसको उनके लिए फॉलो कराते हैं। क्योंकि तो मैं उनको कहता था अगर मेरा बस चले तो तुम्हारा जो फैसला है वो शरिया कानून के हिसाब से करो। शरिया कानून के हिसाब से थोड़ी ना उनको कोई 10 साल जेल में रखेगा, अगले दिन ही गर्दन काट के उनके हाथ में दी जाएगी। बिल्कुल भाई जिसने जो है उसको अभी राजस्थान में जिसने गर्दन काट दी जिनको, तो अभी हमारा जो आईपीसी के तहत जो अब सिस्टम चलेगा उसमें अगर उनको सर्वोच्च सजा भी होती है फांसी, तो उसमें 20 साल लगेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो उस तरह के व्यक्ति हैं जो अपने रिलीजन के ऐसे फील करते हैं, तो ठीक है, आपको पता है उसमें जो कानून है, इस्लामिक कानून है, उनको सऊदी अरब से 4 अपना सिखा के अपना मंगा लो, जो भी आतंकवादी घटना में शामिल हो, जो इस तरह की घटना में शामिल हो, उसका फैसला उन्हीं से करवाओ। भाई इसने हत्या करी तो बताओ क्या है, वो उसी समय कह देगा हत्या करी तो इसकी भी करो, अगले दिन उसकी भी, उन्हें ही लाल किले पे ही अपना गर्दन कटवा के अपना टंगवाओ। तो मेरा तो मानना है कि भाई जब वो उसको मान रहा है तो उसी की आप मान लो, उसी का ही कानून उसके के तहत उसको फैसला दे दो, अपने कानून उस पर मत लगाओ। अपने कानून के तहत तो, क्योंकि आप उस पर अपने कानून लगा रहे हो, इसीलिए वो कानून का उल्लंघन भी कर रहा है। जिस दिन आप उसके लिए सऊदी अरब वाला कानून ले आओगे तो डर के मारे कुछ करेगा भी नहीं। आप लगाओ, हम तो वहां मजाक करते थे कि भाई तेरे कई हमारे वहां मुस्लिम क्रिमिनल भी थे, हमने कहा शेर सिंह जी आपका कहना है कि अगर शरिया कानून आप जिस पर सर तन से जुदा वाली बात है, तो आप उसको पॉजिटिविटी के रूप में लेते हैं कि यानी ठीक है शरिया लाओ तो लाओ, फिर शरिया को पूरा कंप्लीट फॉलो करो ना। आप शरिया का है ना जो बुरा है वो थू थू और मीठा एक कहावत है ना, बुरा है वो मतलब क्या नाम, जो उसकी जो शरिया की एक पॉजिटिविटी है वो तो फॉलो करो, वो तो तुम फॉलो नहीं करते। यानी कि चोरी की सजा भी हाथ काट देना, और क्या नाम नारी का अपमान शरिया में, जैसे सऊदी वगैरह गल्फ कंट्रीज में होता है, और उसको वहीं हाथ के हाथ गर्दन कलम कर देते, तो ये यहाँ तो तुमने इतना लोग किया। तो शेर सिंह जी आपकी, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन करूं कि जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं या वो मुस्लिम भी जो इस कानून को फॉलो करते हैं, उनके लिए तो आईपीसी ही रखो। जो ये बोलता हो कि भाई मैं अपना कानून खुद बनाने का प्रयास करता हो या अलग देश अलग कहानी बताता हो, उसके साथ वो कानून लागू करना चाहिए। मतलब कि अगर जो नुपुर शर्मा के लिए उस व्यक्ति ने गलत बोला, तो उसके ऊपर आप आईपीसी के तहत कार्रवाई करो। किसी ने नबी जी के खिलाफ गलत बोला, वो भी गलत है, आप उसको जो भी उसमें सजा बनती है हमारे कानून के हिसाब से उसको सजा दी जानी चाहिए। और अगर उसने अपना कानून फॉलो कर दिया गर्दन काट के, तो उसके ऊपर शरिया कानून लागू करो। इस्लाम जिसको इस्लामिक स्कॉलर के नाम पर जो व्यक्ति ने जो शिवलिंग के ऊपर जो टिप्पणी की थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए क्या है, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आज टीवी चैनल है जिनका काम ये होना चाहिए था कि भाई आप न्यूज प्रस्तुत करो, लेकिन वहां पे डिबेट के बहाने ऐसे मूर्ख लोगों को बैठा के ऐसी ऐसी बातें वहां पे बुलवाई जाती हैं जो देश का माहौल खराब करती है। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर राष्ट्र का माहौल धार्मिक हो, सामाजिक हो, किसी भी प्रकार से खराब किया जा रहा है, तो मेरी नजर में अगर किसी ने ऐसे खराब शब्द कहे जिससे माहौल खराब होगा देश का, तो उसकी आवाज को जो है बंद किया जाना चाहिए, म्यूट करना चाहिए। एक मैं चीज आपसे पूछना चाहता था शेर सिंह राणा जी, आपने भी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, और राजनीतिक पार्टी बनाई है, और आपने चुनाव भी लड़ा है, लोकसभा चुनाव भी लड़ा है, विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। आपकी माता जी के मैंने साक्षात दर्शन भी किए हैं, कृष्णनगर में कार्यक्रम था, वहाँ पर मैंने दर्शन किए, और आपके भाई विजय सिंह राणा हो या कुलदीप जी हो, कुलदीप तोमर जी हो, सभी लोग जिन्होंने सभी संलग्न है, समाज के लिए काम कर रहे हैं। आपके आगे जो कभी ऐसा अवसर बनता है कि योगी जी के साथ यानी कि भाजपा के साथ आपके साथ उनके साथ मिलके काम करने की क्या ना कोई सहज संभावना दिखती है? देखिए
जो हमारा राजनीतिक दल है जिसका नाम राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सबके है, वो हर किसी के साथ काम करने के लिए तैयार है। सिर्फ जो हमारे जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को विचार करके राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता लगी, अगर कोई भी राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी देश का राष्ट्रीय दल हो, अगर वो उसको सॉल्व करने के लिए हमसे कमिटमेंट करेगा, हम एक नारे के साथ राजनीति में आए हैं कि ना अपने अधिकार को छीनने देंगे और ना किसी का अधिकार छीनेंगे। आज हो ये रहा है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है और छीन के ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिसको उनकी जरूरत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी भी देश के लिए अच्छा काम करती है। दूसरे जो राजनीतिक दल सत्ता में रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह जी रहे हो, उन्होंने भी अपने जितने उनके बस में था, अपने हिसाब से सभी लोग देश के लिए अच्छा कार्य करते हैं। कोई ज्यादा करता है, थोड़ा कम करता है। शेर सिंह जी, एक जाते जाते चलते चलते एक मैं अपने श्रोताओं को आपसे एक प्रश्न से रूबरू कराना चाहता हूँ कि आपके जीवन पर आधारित एक फिल्म आ गया जी, और फिल्म निश्चित तौर पे बहुत ही रोचक होगी, और उस फिल्म के बारे में थोड़ा हमें चाहेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो तो ठीक है, आपकी बायोपिक हो सकती है, जी, जी। क्या है ये? जब मैं जेल में था और जब मैं अफगानिस्तान से वापस आया सन 2006 में, तो मैंने एक पुस्तक लिखी जेल में। उसका नाम है जेल डायरी, तिहाड़ से काबुल कंधार तक। इस पुस्तक पर जो है ये फिल्म बन रही है जिसका आपने जिक्र किया। इसका नाम शेर सिंह राणा ही रखा गया है और ये इसमें लीड रोल जो है वो विद्युत जामवाल जी करने जा रहे हैं। श्री नारायण सिंह जी इसमें एज ए डायरेक्टर हैं और ये भानुशाली प्रोडक्शंस इसको बना रही है। तो अभी तक ये सूचना है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में भी मेरे जीवन के ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं। अच्छा। और ये किताब भी इसी साल तमिल में, तेलुगु में और कन्नड़ में, मराठी में, गुजराती में, कोंकण में और इंग्लिश में। तो डॉक्टर गीता कश्यप हैं जो इन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में लिख रहे हैं और डॉक्टर सुनील हैं जो कि इंग्लिश में लिख रहे हैं। और ये सभी बुक जो हैं वो इसी साल पब्लिश हो जाएंगी, मार्केट में आ जाएंगी। तो मुझे लगता है कि हिंदी में ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में ये आ जाएंगी और इंग्लिश में भी आ जाएगी। और फिर शायद ऐसा भी सूचना है मेरे पास कि इंग्लिश में भी, फिर हॉलीवुड में भी शायद कुछ वेब सीरीज या उसको लेकर कुछ काम हो। एक अंतिम प्रश्न, आपने मोदी जी के बारे में अपनी राय दी, आपने मनमोहन सिंह जी के बारे में राय दी, आपने मतलब उस शेर सिंह राणा से बात कर रहा हूँ जो जिसको आप कर गए आपके हिंदू सम्राट ने, तो लेकिन जिसको कहें कि जो हमारे देश की पहचान है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान। और आज हम सब भी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्यों जो, लेकिन जो भाव है यानी कि हमारे राष्ट्रवाद का भाव है, राष्ट्रवाद के भाव के साथ यदि आज के समय आपको योगी जी आमंत्रित करते हैं और योगी जी कहते हैं कि शेर सिंह राणा हमें आपकी जरूरत है और साथ चलने की, क्योंकि ये देखने आता है सज्जन शक्ति एकत्र होने में बहुत दिक्कत आती है, दुर्जन शक्ति बहुत जल्दी। एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि कोई भी बुरी लत है, शाम को लोग 2-4 यार दोस्त मिलते हैं कि आज का प्रोग्राम है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन शाम को हनुमान चालीसा का पाठ लोग इकट्ठे नहीं होते। ऐसे इस भाव के साथ यदि योगी जी कहते हैं कि मुझे शेर सिंह राणा जैसे युवाओं की जरूरत है, तो आपका क्या फैसला होगा? देखिए, निजी रूप से जो योगी जी हैं वो एक नेक इंसान है, देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं और जितने भी वो अपना काम कर सकते हैं वो अपने रात दिन उसमें लगे हुए हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर योगी जी मान लीजिए ऐसी इच्छा निजी रूप से करते हैं तो हम उनके लिए 24 घंटे हमेशा तैयार हैं, क्योंकि वो एक नेक इंसान है, देश के लिए अच्छा विचार रखते हैं। लेकिन अगर वो एज ए बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में हमें
बुलाते हैं, तो फिर उसमें जो मैंने आपसे बताया कि फिर जो हमारा जो एक राजनीतिक दल का एक मैनिफेस्टो है, और अगर वो उस पर सहमति करते हैं कि हाँ भाई हम जो स्वर्णों की समस्याएं हैं उनको भी दूर करेंगे, उसमें भी गरीब लोग हैं और भी अनेक समस्याएं हैं, तो अगर वो उन चीज़ों को, बेरोजगारी हो या अनेक चीज़ें हैं, अगर वो उन चीज़ों पे यस करेंगे तो फिर जरूर। ये थे हमारे साथ शेर सिंह राणा जी, सुप्रसिद्ध, अगर मैं कहूँ वो बार बार हिंदू शब्द की डेफिनेशन देते रहे, सुप्रसिद्ध हिंदू नेता। आज की डेट में कुछ, आज के समय में कुछ ही लोग हैं इस शब्द को चिरतार्थ कर रहे हैं। उसमें से एक कपिल मिश्रा हो सकते हैं, एक में शेर सिंह राणा हो। शेर सिंह राणा साक्षात अगर कहा जाए तो मेरा ये मानना है कि आपको यदि मैं पृथ्वीराज चौहान का पुत्र भी कहूँ, सुपुत्र कहूँ, क्योंकि आपने पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियों को प्रवाहित किया, एक प्रतीकात्मक रूप से जो उनका कलश है, कुछ समाधियों, कुछ उसका अस्थियों का एक लेकर के आपने वापस लेके आए, अपनी माता जी को उपहार के स्वरूप भेजा, और आज वो पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाई जी जो हिंदुओं के नहीं, जो अखिल भारतीय जितने भी साहित्यकार हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में चंद्रप्रदाई जी की भी आप अस्थियों को लेकर के आए, और इसके लिए आपको बहुत बहुत कोटि कोटि आपको प्रणाम है, आपको बहुत बहुत साधुवाद है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह एक नई शख्सियत के साथ उधेड़ में। नमस्कार।